तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है, अगर आप रेलवे से रिलेटेड, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ की तैयारी करें या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम जैसे जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, सीएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, फिर अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को दोस्तों बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पर कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत कम आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन, देखिए मैं अपनी वीडियो में यूनिक क्वेश्चन ही लाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में फंसे भी और साथ साथ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को भी बहुत कम मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि डायग्राम सा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा क्या और किस तरीके से ये सॉल्व होगा, बहुत अच्छे लोगों का सर चकरा जाएगा। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि जैसे ये बॉक्स पहला दिया हुआ है, इस बॉक्स के नीचे कुछ नंबर है 3, 1, 3, 2, ठीक है, और इस बॉक्स में सर्किल है, आपका वर्ग है, एक का ब्लैक वर्ग है, आपका वाइट टाइप वर्ग समझिए, इसको त्रिभुज समझिए। इस तरीके से आप देखेंगे 4 डायग्राम है, 4 तरीके के चित्र बने हुए हैं। फिर दूसरे में अगर देखें तो ऐसे ही आपके जो है अलग अलग तरीके के ये डायग्राम सेम यही है, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग कर दिया, यहाँ पर नंबर भी अलग अलग कर दिया है। तो कैसे ये नंबर लिखा हुआ है, देखिए ये जो चित्र दिया हुआ है, सर्किल हो, आपका वर्ग हो या त्रिभुज हो, उन्हीं की हेल्प से ही ये नंबर लिखे गए हैं। बस वही हमें पकड़ना है कि कैसे लिखा है। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर देखें तो 2 सर्किल है, तो इस नीचे अगर आप देखें तो 2 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे 2 नंबर लिखा है लास्ट में। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो एक ब्लैक वाला वर्ग है, तो एक कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिखा है। अभी सीरियल कर हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें तो 3 वर्ग है, तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 त्रिभुज भी है। अब किस त्रिभुज के लिए किसका यूज़ किया गया? वर्ग के लिए। चलिए अभी वो आगे वाले नेक्स्ट स्टेप में समझ लेते हैं, लेकिन इतना तो समझ गया कि ये आकृतियों की संख्या है, अलग अलग आकृतियों की संख्या दिया हुआ है। अब किसको किस स्टेप पे रखा वो समझ लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये 3 जो है या तो वर्ग के बदले, या तो इस वर्ग के बदले लिखा होगा या इस त्रिभुज के बदले। तो हम क्या करेंगे, व्हाइट वाले वर्गों को घेरेंगे और व्हाइट वाले त्रिभुज को घेरेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को घेर करके देखेंगे कि पहले नंबर पर कौन सा नंबर 1 न है, तो इसका मतलब इस वर्ग का पहला नंबर दिया हुआ है, वर्ग को पहले नंबर के रूप में यूज किया गया, यानी कि यहाँ पे जो 3 लिखा है इस वर्ग का 3 लिखा हुआ है, न कि त्रिभुज का लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? अब चलिए, अब यहाँ पर जो 1 था ये इस वाले ब्लैक वर्ग के लिए लिखा था ना, तो यहाँ पर अगर देखें तो ब्लैक वाला वर्ग 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये दूसरा जो 3 पहले वाली आकृति में लिखा गया था, तो ये 3 जो 3 त्रिभुज था उसको लिखा गया था, तो यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है 2 नंबर, यानी कि ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ये 2 ठो वो लिखा गया है, और लास्ट में ये आपका 3 सर्किल है, 3 लिखा गया, यानी कि पहले व्हाइट वाला वर्ग लिखा गया 2 ठो, उसके बाद दूसरे नंबर पे ब्लैक वाला वर्ग लिखा गया 2 ठो, फिर तीसरे नंबर पे वाइट त्रिभुज लिखा गया 3 ठो, फिर चौथे नंबर पे सर्किल लिखा गया 2 ठो। बस हो गया आपका आंसर। देखिए किस में है ये? 2, 2, 3, 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस यही समझना था, इसके पैटर्नों को कौन पहले कौन बाद में लिखा है। बाकी आपका आंसर देखिए आ गया कितने इजीली। ये देखिए विदाउट पेन और पेपर वाला ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिसिंग संख्या से रिलेटेड है दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, अगर देखें तो यहाँ पर 32 × 34 = 96 लिखा हुआ। हालांकि 32 × 34 = 3 × 9,000 के अप्रॉक्स आएगा, या 1000 से ज़्यादा भी आ सकता है। यही काम यहाँ पर भी किया। 25 × 14 = 29 लिखा हुआ है। तो अगर हम जोड़ें तब भी तो नहीं आ रहा है। देखिए अगर 32 और 34 को जोड़ भी देते हैं, अगर गुणे को हम कन्वर्ट कर दें प्लस में, तो यहाँ पर देखिए नहीं आएगा 96। तो किस कोड भाषा का यूज़ करके 96 लिखा है, चलिए समझ लेते हैं उसको। यहाँ पे देखिए 32 × 34, 32 × 34 को 96 लाना है। अगर मैं एक तरीका अप्लाई करूँ, देखिए जोड़ने घटाने से तो होगा नहीं, मैं एक तरीका अप्लाई करूँ कि इन दोनों का आपस में गुणा कर दूँ। क्या करूँ? गुणा कर दूँ, यानी कि 3 गुणे क्या करूँ? 3 कर दूँ। ठीक, और उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दूँ, यानी कि 2 + 4 कर दूँ। और यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ बल्कि एंड लिख दूँ। एंड का मतलब हमें बस इन दोनों को जो भी है प्रोसेस करने के बाद लिख देना, यानी इन दोनों के बीच में ना गुणा होगा, ना प्लस होगा, ना माइनस, कुछ भी नहीं होगा। एंड मैं लिख देता हूँ बस समझने के लिए। ठीक है, मैंने एंड लिख दिया, यानी कि पहले का मैंने गुणा किया तो 3 × 3 = 9 हो गया, दूसरे को जोड़ दिया तो 96। एंड की जगह पर हमने क्या किया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही डायरेक्ट लिख दिया, 96 आ गया। ये ट्रिक मैं अगर अप्लाई करूँ दूसरे वाले पे, जैसे 25 है और 14 है, तो मैं 25 × 14 लिखूंगा। ठीक है, पहले मैंने क्या किया? इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, पहले अंक का, दोनों का पहला अंक लिया और इसमें क्या किया? दोनों का गुणा कर दिया, तो 2 × 1। ठीक, उसके बाद मैंने एंड लगाया और उसके बाद इन दोनों को आपस में क्या किया? 5 + 4 जोड़ दिया। अब जो रिजल्ट आपका आया 3 और ये 5 × 4 = 9,
आपका कितना 2 एक अन्य 2 होगा, सॉरी 2 एक अन्य 2 और 29। देखिए 29 आया हुआ, बिल्कुल सही है 29 आया हुआ दोस्तों। बस यही काम कर लेना, यानी करना क्या है, इन दोनों को आपस में गुड़ा तो 5 एक अन्य 5, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो कितना आया 9, यानी कि 59। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कह रहा है नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं, जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए 5 का यहाँ है, यहाँ है। कह रहा है कि 5 जब ऊपरी फलक, यानी 5 के विपरीत पूछ रहा है, इसके कहने का मतलब है कि 5 के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले तो चेक कर लेंगे कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो इसमें वो करने की जरूरत नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, प्रैक्टिस रहेगी, आप भी डायरेक्टली कर लेंगे क्वेश्चन को विदाउट पेन और पेपर, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए 5 के बगल में 1 दिया हुआ है, तो 1 तो इसके विपरीत आएगा नहीं। 2 दिया हुआ है तो 2 भी इसके विपरीत नहीं आएगा। 5 के बगल में 3 दिया हुआ है तो 3 भी इसके विपरीत नहीं आएगा। 6 दिया है तो इसके बगल में 6 भी नहीं आएगा। तो अब बचा हुआ कौन है, जो है 6 नंबर तक अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 आता है, यानी 4 बचा हुआ है, तो 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट लगा करके सॉल्व किया गया और कुछ है नहीं। नेक्स्ट अगला देखिए कि जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। जैसे जल प्रतिबिंब का नियम क्या कहता है वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर जल है, ठीक है, ए का जल प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा हमें, ए का जल प्रतिबिंब ऊपर से नीचे इस तरीके से लेफ्ट टू राइट ऊपर लेफ्ट टू राइट तो दर्पण वाले में होता है, आपके जल वाले में क्या करता है ऊपर से नीचे, ठीक है, इस तरीके से पलट जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी है ना, ऐसे वी है तो वी क्या होगी, ऐसे हो जाएगी, इसका जल प्रतिबिंब इस तरीके से वर्क करता है, यानी ऊपर से नीचे। जैसे ये एरो आपकी बनी हुई है, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे चेंज हो जाएगा। ये किस में होता है, जल प्रतिबिंब में। और दर्पण से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, जाकर वॉच कर लीजिएगा, उसमें कौन से नियम काम करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें ये संख्या दी हुई है बड़ी सी, इसमें अल्फाबेट का भी यूज़ है, संख्या का भी यूज़ है। कह रहा उपर्युक्त आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। पहले तो अगर कुछ और 9 के बदले दिया हुआ है तो उसको काट देंगे। जैसे यहाँ पे Z दिया हुआ, पलटेगा नहीं, वो तो दर्पण में करता है काम। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे 9 यहाँ पर सीधा है, जब पलटेगा तो उसका प्रतिबिंब 9 का ऐसे बनेगा, ठीक है, 1 का ऐसे ही बनेगा, 2 का आपका ऐसे हो जाएगा, 3 का जो है ऐसे हो जाएगा, 8 का जो है ऐसे हो जाएगा, 7 का आपका ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, 6 है तो 6 का ऐसे हो जाएगा, 9 का ऐसे हो जाएगा, ए का ऐसे हो जाएगा और Z का ऐसे हो जाएगा। तो सिर्फ आपका पहले ही से आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो 9 दिया हुआ है ऐसे पलट करके सिर्फ इसमें वैसा बना हुआ है, बाकी किसी में 9 ऐसा नहीं बना हुआ, तो ये दोनों वैसे ही गलत हो गए ऑप्शन। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृति बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी आकृति बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं एक वर्ग बनाता हूँ, तो एक जो है इनमें कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे काउंट करेंगे। आप कहेंगे कि यहाँ पर एक आकृति, ये दो रेखा, ये हो गई सीधी, ये 3 हो गई और ये 4, यानी कि वर्ग बनाने के लिए 4 भुजा होती है। वैसे सिंपल तरीके से जानते हैं तो वही 4 रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन कहाँ होती है, जब ये रेखा एक इसको काट दे तो आप सोचेंगे कि ये एक अलग रेखा गिन ले, इसको एक अलग काउंट कर ले, इसको एक काउंट कर ले, इसको अलग काउंट कर ले, तो 4 ये हो गई, 5 ये हो गई, 6 ये हो गई, 7 ये हो गई, एक इधर आ गई, 8 एक 9। तो यही आप गलती कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पूरी एक रेखा को काउंट करना है जो कि उस आकृति का निर्माण करती है। ऐसा नहीं कि अगर वो कट रही है, एक दूसरे को काट रही है तो उसको अलग अलग हम काउंट करेंगे, नहीं। यहाँ पर भी जैसे ये वर्ग है, इसमें तो 4 रेखा हो गई और इसको लेकर के 5 रेखा हुई, 9 की 9। तो यही गलती नहीं करना है, ठीक है। अब इस आकृति में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक वर्ग दिख रहा है, ठीक है, इसको सिंपल तरीके से हमने काउंट किया कि 4 इसमें सीधी रेखा होती है। फिर आपको एक वर्ग ये भी दिख रहा होगा, ठीक है। इस आकृति को बनाने के लिए 4 रेखाओं की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर बीच में एक रेखा ये है और एक ये है, एक ये है, 3 ये हो गई। तो कितनी हो गई, 4 4 8 3 11। तो यहीं पे क्या बच्चे करते हैं, कंफ्यूज में हो जाते हैं कि ये रेखाओं को अलग अलग काउंट कर लेते हैं। जैसे सोचते हैं कि ये भी तो एक सीधी रेखा है, ये भी आकृति का निर्माण कर, इसको अलग काउंट कर लेते हैं और ये नीचे वाले को अलग। यहाँ पे 2 रेखा काउंट कर लेंगे। ऐसे सोचेंगे कि इसको भी एक अलग काउंट कर लूँ और इसको भी एक अलग काउंट कर लूँ, यही आपका आंसर आ जाता है गलत, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, 13 पे टिक लगा देंगे। ऐसी गलती नहीं करना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर दिशा दूरी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिशा दूरी के बारे में जान लेते हैं। देखिए दाहिनी साइड पूरब, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर होता है, ठीक है। कह रहा है कि सोनल ने घड़ी पहनी हुई थी, जब वह 3 बजे पर चाय पीने जा रही थी तो उसने पाया कि घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में संकेत करेगी। देखिए घड़ी जो होती है इस तरीके से घड़ी होगी, और घड़ी में जब 3 बजेगा तो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 12 पे होगी, और घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 3 पे होगी। तो ये डायरेक्शन है। अगर मान लीजिए इसको मैं दिशा के रूप में कन्वर्ट कर दूँ तो ये आपकी दिशा बनेगी, और इधर पूरब होगा और इधर ऊपर आपका उत्तर होगा, ठीक है। 2 ही दिशा जानते हैं, बाकी तो नीचे वाली दक्षिण और इधर वाली पश्चिम आप जानते हैं, लेकिन ज़रूरत हमें इन्हीं दोनों की पड़ेगी। जब इस तरीके से है तो कह रहे कि उसने पाया कि घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है। तो घंटे वाली सुई का मतलब यही सुई
जो आपकी 3 पे है, ये घंटे वाली सुई पूर्व, ये उधर पूरा भी है, तो यानी कि एकदम सेम टू सेम ऐसे ही घड़ी है उसकी, मतलब इसका डायरेक्शन एकदम सेम है जैसे मैंने बनाया है, क्योंकि वो कह रही घंटे वाली सुई जब 3 बजेगा तो घंटे वाली सुई 3 पे होगी और वो डायरेक्शन पूरब की तरफ है। तो जो आपकी मिनट वाली सुई होगी जब 3 बजेगा तो ये 12 पर होगी, और 12 वाला डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर वाला उत्तर होगा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करें, एक्स 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या है। एक्स को क्या कह रहा है कि जो 100 वर्ष है, 100 वर्ष के बीच में कितने लीप ईयर होते हैं उसी की संख्या एक्स दर्शा रहा है। तो कह रहा है एक्स -1 का मान पूछ रहा है, एक्स -1 का मान पूछ रहा है। तो अगर हमें एक्स का मान मिल जाएगा तो हम एक्स -1 का मान निकाल देंगे, एक घटा करके, कुछ करना है नहीं। बस हमें क्या करना है, 100 वर्षों के बीच के अंतराल में लीप ईयर की संख्या निकालनी है। आप जानते हैं कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है, जैसे 4 हुआ, 8 हुआ, यानी कि 4 के गुणक के रूप में आएगा, 12 हुआ, 4 चौको 16 हो गया, 20 हो गया, डाट 96 तक जाएंगे, क्योंकि 100 वर्षों के बीच के अंतराल की बात कर रहा है, 100 वर्षों के अंतराल की बात कर रहा है। तो 100वें को हम नहीं लेंगे, 100 को छोड़ देंगे, 96 के बाद 100 पे ही जाएंगे, 4 का अंतर रहेगा तो उसको छोड़ देंगे। अब लीप ईयर कैसे निकालेंगे, जो ये 96 मैक्सिमम आया, बस उसमें हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो आप कहेंगे 4 दूना के 8, 4 चौको 16। यानी कि जब भी क्वेश्चन पूछे कि 100 वर्षों के अंतराल में कितने लीप ईयर होते हैं तो आप डायरेक्टली आप क्या कह देंगे, 24। ठीक है, कितने कहेंगे, 24। अगर पूछे नॉर्मल ईयर भी बताइए तो आप क्या करेंगे, 100 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 76। यानी 76 नॉर्मल ईयर होते हैं 100 साल में, 76 नॉर्मल ईयर होते हैं और 24 आपके एल यानी लीप ईयर होते हैं। बस ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछता है कि 100 वर्षों के अंतराल में कितने नॉर्मल ईयर होते हैं, ये भी पूछ देगा, कितने लीप ईयर हैं ये भी पूछ देगा, या ऐसे भी पूछ देगा कितने नॉर्मल और कितने लीप ईयर होते हैं। तो आपको पता चल गया कि लीप जो है 24 होते हैं, नॉर्मल 76 होते हैं। अब यहाँ पर x -1 का मान पूछ रहा है, तो x लीप ईयर हो गए यानी 24। 24 में से हम एक घटा देंगे, बस जो 23 आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लॉर्ज और स्मॉल वाला क्वेश्चन है। इसमें हम लेस देन ग्रेटर देन चिन्ह का यूज़ करते हैं, जैसे ग्रेटर और लेस का। इससे क्या होता है, क्वेश्चन साफ सुथरा भी रहेगा और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। क्या कह रहा है कि 6 मित्रों ABCDEF में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, यानी 6 दोस्त हैं, उनमें सबकी लंबाइयाँ अलग अलग है। इसमें आगे क्या कह रहा है, केवल 2 व्यक्ति B से छोटे हैं। मान लीजिए कह रहा है कि जो B से छोटे व्यक्ति हैं, यानी B 2 व्यक्तियों से बड़ा है। B क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति से, एक ये व्यक्ति हो गया और एक ये व्यक्ति, 2 व्यक्तियों से, यानी B इज ग्रेटर देन 2 मैन या 2 बॉयज जो भी होंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 2 व्यक्तियों से बड़ा जो है B को दिखा दिया। अब इनकी जगह हमने छोड़ रखी है, क्योंकि अब कौन है यहाँ पे, ABCD B को छोड़ करके ACDEF में से कौन यहाँ पे आएगा, वो आगे खुद क्वेश्चन क्लियर कर देगा, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। तो इतना करके छोड़ दीजिए। आगे कह रहा है कि केवल एक व्यक्ति A से लंबा है। क्या कह रहा है, केवल एक व्यक्ति ही A से लंबा है, यानी कि टोटल व्यक्ति कितने हैं, 6 है। यहाँ पर 3 एडजस्ट हो चुका है, 4, 5 और 6 व्यक्ति, यानी कि जो छठा व्यक्ति होगा वही क्या होगा, A से बड़ा होगा। A से क्या होगा, बड़ा। कह रहा है कि केवल एक व्यक्ति ही A से लंबा है, तो हमने क्या माना, यहाँ पर जो एक व्यक्ति खाली है वही इज ग्रेटर देन A होगा, यानी इधर से A क्या होगा, दूसरे स्थान पर होगा। ये सारे हिंट दे रहा है क्वेश्चन, खुद ब खुद आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे कीजिए, ताकि सारा सीरियल क्रम अभी बन जाएगा। अब आगे कह रहा है E न तो सबसे लंबा है और न ही सबसे छोटा है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसलिए कि फाइनल नहीं हो पाया। क्योंकि अगर 5 बंदे तो हम बीच में ई को एडजस्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे 6 बंदे हैं तो बीच में ई को हम रख नहीं पाएंगे। तो ई वाला जो मैटर है, कह रहे सबसे लंबा है ना तो सबसे छोटा, यानी बीच में है, तो बीच में 6 में बीच में हम नहीं रख पाएंगे, तो इसको हम ऐसे ही ई को यहाँ पर रख देंगे। अभी इसको भी क्वेश्चन क्लियर कर देगा, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहे सी ई से छोटा है। क्या कह रहा है, सी ई से छोटा है किंतु एफ से लंबा है। कह रहा है कि सी तो ई से छोटा है लेकिन एफ से लंबा। कह रहे हैं इनमें से कौन सा बी से लंबा है किंतु ए से छोटा है। पहले यहाँ से सी ई और एफ की जो है ना कंडीशंस ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सी जो है ई से छोटा है, तो सी जब ई से छोटा है तो ई को हम कहाँ रख सकते हैं, सी ई से छोटा है तो ई को हम यहाँ पर रखेंगे, और सी को जब यहाँ पर रखेंगे तभी क्या होगा, सी ई से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बी है, तो यहाँ पर इस तरीके का चिन्ह बनेगा, यानी कि ई की पोजीशन यहाँ पे आएगी, और साथ साथ सी की पोजीशन यहाँ पर आएगी कि यहाँ पे आएगी, कंफर्म नहीं है। अब आगे देखिए, कह रहा है किंतु एफ से लंबा है। कह रहा है कि सी ई से छोटा है लेकिन एफ से लंबा, यानी सी इज ग्रेटर देन एफ। बिल्कुल सही हमने सेट किया, सी को यहीं पर रखेंगे तभी ई क्या होगा, सी से लंबा होगा, और सी क्या होगा, एफ से लंबा होगा। क्या कह रहा है कि सी तो ई से छोटा है, यानी सी इज लेस देन ई बट ग्रेटर देन एफ। अब चूंकि ई को तो हम यहाँ पे रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बी रखा जा चुका है, जो कि पहले ही बता चुका था कि बी जो है 2 लोगों से लंबा है। अब आगे देखिए, एक ही जगह बची है, एक बंदा बचा हुआ, कौन सा बचा हुआ, डी, तो डी को हम यहाँ पर रख देते हैं। क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे रख देना। कह रहे इनमें से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन बी से लंबा है किंतु ए से छोटा है।
बी से लंबा और ए से छोटा, तो यही है बी और ई के बीच, ए और बी के बीच में कौन है, ई है, तो ई ही ना है, बी से क्या है, लंबा है, ई से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि 8 दोस्त हैं एक वर्गाकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहा है कि 8 दोस्त हैं इस तरीके से, एक वर्गाकार मेज है, ठीक है, और केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, यानी केंद्र यहाँ है तो मुख अंदर करके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं आगे और पढ़िए। कह रहा है इनमें से 4 दोस्त मेज के कोनों पर बैठे हैं और शेष 4 दोस्त मेज के चारों भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। कह रहा है कि 4 दोस्त इस तरीके से कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। बाकी जो 4 दोस्त हैं भुजाओं के मध्य बिंदु पर ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक, इस तरीके से। देखिए जब भी केंद्र की तरफ मुख रहेगा तो जिधर आपका दायां बिल्कुल नीचे वाले हिस्से के एक बंदे को चूज कर लेंगे। अब आपका जिधर दायां है उसके दाहिने तरफ इस तरीके से बनाएंगे और फिर एक छोड़ एक इस तरीके से बिंदी बना देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, उनका दायां हो जाएगा जिधर बिंदी बनी हो, जिधर बिंदी नहीं है वो उनका बायां हो गया। ये दाएं बाएं की बेस्ट ट्रिक होती है। आगे कह रहा है कि अरहान, अब जैसे जैसे कहेगा वैसे हम सेट कर लेंगे। कह रहा है कि अरहान सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अरहान को कह रहा है कि सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में। देखिए सबसे पहले चीज़, जो भी मैं नाम लूँगा उसका पहला अल्फ़ाबेट ले लूँगा। जैसे अरहान ए ले लूँगा, सुनीता को एस ले लूँगा, क्योंकि जगह कम है, दिक्कत होगी लिखने में, ठीक है। तो अरहान को कह रहा है कि सुनीता के बाईं ओर, अगर सपोज़ कीजिए मैं सुनीता को यहाँ पर रख देता हूँ तो सुनीता के बाईं ओर यहाँ इधर होगा बायां जिधर बिंदी नहीं है। सुनीता के बाईं ओर कौन है, अरहान बैठा हुआ है, और बगल में बैठा हुआ है तो गैप नहीं देना है, बिल्कुल बगल में बैठा देना है। कह रहा है कि और ठीक बगल में बैठा है, ठीक बगल में। कह रहा है अरहान जो सुनीता के बाईं ओर ठीक बगल में, तो इस तरीके से मैं इसको बैठा दूंगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि हरि जो है तरड़ी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब हरि को कह रहा है कि तरड़ी के बाईं ओर, अब यहाँ पर हम हरि को कहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देते इसको, हो सकता है कि आगे क्लियर कर दे हरि को, तभी हम हरि और तरणी को रख पाएंगे, वरना नहीं रख पाएंगे। आगे देखिए कुछ क्लियर किया है। कह रहा है कि तरनी जो है अरहान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखिए अब कह रहा है कि तरड़ी जो है अरहान का बाईं ओर इधर है और दूसरा स्थान यहाँ है। तरड़ी टी से तरड़ी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे होगी। अरहान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कह रहा है कि तरड़ी है, और कह रहा है कि हरि जो है तरड़ी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अब हरि इसके बाईं ओर चौथे स्थान पर, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, यानी हरि कहाँ होगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि तरड़ी और नीलिमा के बीच में केवल डेजी बैठा है। तरड़ी और नीलिमा, यानी नीलिमा को मैं इन मान लेता हूँ। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में केवल डेजी यानी डी बैठा हुआ है। तरनी और नीलिमा के बीच में डेजी को मैंने बैठा दिया इस तरीके से, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं थी। आगे कह रहा है कि हरि और नीलिमा के बीच में प्रशांत बैठा है। अब हरि यहाँ पर है, नीलिमा यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की जो जगह खाली हुई यहाँ पर प्रशांत को हम बैठा देते हैं। कह रहा है कि यश जो है प्रशांत के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अब प्रशांत का बायां किधर है, इधर है, बाईं ओर न करे, देखिए तो हाँ बाईं ओर चौथे स्थान पर, 1 2 3 चौथा स्थान खाली भी है। और यहाँ पर कह रहा है यश यानी वाई फॉर यश बैठा हुआ। कह रहा है निम्न में से कौन तरड़ी और अरहान के ठीक बगल में है। तरड़ी और अरहान के ठीक बगल में कहने का मतलब तरड़ी और अरहान के बीच में कौन है, तो अरहान, ए से अरहान यहाँ है, टी से तरड़ी ये है, इसके बगल में वाई से यश है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये क्या क्वेश्चन बहुत ईजी बन गया। प्रैक्टिस किए रहेंगे स्पीड बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि कथन सभी वकील पेशेवर है। देखिए कथन को पढ़ के हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में कह रहा है कि सभी वकील पेशेवर हैं, तो जितने भी वकील हैं वह से वकील लिख लेंगे। क्या कह रहा है कि पेशेवर है, तो पेशेवर के अंदर हम डाल देंगे पेशेवर। आगे कह रहा है कुछ वकील बुद्धिमान हैं, ये भी कह रहा है कि कुछ वकील क्या है, बुद्धिमान है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वकील का कुछ हिस्सा, किसका हिस्सा, वकील का कुछ हिस्सा बुद्धिमान, हम किस में ले लेंगे, बुद्धिमान में ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हमने वकील का कुछ हिस्सा बुद्धिमान के अंदर डाला, किसके अंदर, बुद्धिमान के अंदर, तो क्या हुआ, पेशेवर का हिस्सा भी बुद्धिमान में आ गया। ये देखिए ग्रीन कलर वाला, ये भी हिस्सा आ गया, कुछ आ गया वो भी। चलिए हो सकता है इस पर कुछ निष्कर्ष निकले, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, मतलब ये मैं बता दिया हूँ इसीलिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आगे। आगे कह रहा है कि कोई बुद्धिमान समृद्ध नहीं है। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई बुद्धिमान, यानी इस बुद्धिमान की बात कर रहा है कि इससे समृद्ध नहीं है, यानी कि समृद्ध को हम बिल्कुल अलग बना देंगे यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया, समृद्ध हो गया। ये देखिए तीनों कथन की हेल्प से हमने डायग्राम जो बनाया वो इस टाइप का डायग्राम बना। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी बन सकती है, देखिए जो बनने वाली चीज़ है,
जैसे ये जो समृद्ध को कह रहा है कि कोई बुद्धिमान समृद्ध नहीं है, चलिए ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर संभावना पर अगर निष्कर्ष करेगा। देखिए कन्फ्यूजन सिलोजिज्म में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं। इस क्वेश्चन को आते हुए भी गलत हो जाता है क्योंकि कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं। अब समृद्ध को क्या होगा, हम हो सकता है कि समृद्ध सिर्फ ये कह रहा है कि कोई भी बुद्धिमान समृद्ध नहीं है, ये चीज़ नहीं कहा कि कोई पेशेवर या वकील समृद्ध नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पेशेवर और वकील वाला हिस्सा समृद्ध में आ जाए। ऐसा कब होगा, जब संभावना वाली स्थिति बनेगी। तो अब मुझको निष्कर्ष में संभावना लिखा हुआ दिख रहा है, इसीलिए मैं ये चीज़ बना दिया हूँ कि समृद्ध यहाँ पर हो सकता है। कब, जब संभावना होगी तब। तो यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष करें, कम से कम कुछ वकीलों के समृद्ध होने की संभावना है। तो ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कथन में ये नहीं कहा है कि कोई भी वकील समृद्ध नहीं है, बल्कि ये कह रहा है कि कोई भी बुद्धिमान समृद्ध नहीं है। तो जो हिस्सा बचा हुआ है, जब संभावना की बात आएगी तो ये कंडीशन बन जाएगी और इस टाइप का निष्कर्ष सही साबित हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे कह रहे कि सभी वकील यदि वे बुद्धिमान है तो समृद्ध भी हैं। सभी वकील कह दिया तो यहाँ तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि कुछ ही वकील बुद्धिमान है। यहाँ पे संभावना भी नहीं लगाया कि कुछ बात बने। तो यहाँ पर जब कह दे कि सभी वकील यदि वे बुद्धिमान है तो समृद्ध भी हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, गलत काट देंगे। तो केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेन डायग्राम का है। कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए समूहों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पर देखिए गाजर है, गोभी है और सब्जियाँ हैं। 3 तो डायग्राम बना लेंगे, एक गाजर हो जाएगा, एक गोभी हो जाएगा और एक सब्जी हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है ये डायग्राम। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत इजी है, सिंपल एकदम है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो गाजर है ये भी सब्जी होता है, गोभी है ये भी सब्जी होता है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, गाजर और गोभी सब्जी के अंदर आ जाएंगे। चूंकि गाजर अलग सब्जी है, गोभी अलग सब्जी है, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं होगा, ये अलग अलग रहेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका डायग्राम मिल गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कड़ियाँ जोड़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप कड़ियाँ जोड़ेंगे और उसके बाद कैरेक्टर को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसका आंसर निकाल लेंगे। कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर करें, एक घर में 6 लोग हैं, LMNOPQR रहते हैं। 6 सदस्य हैं एक घर में, LMNOPQ 6 सदस्य हैं, ठीक है, और वो एक घर में रहते हैं। कह रहा है कि N जो है Q की बहन है। तो हम क्या करेंगे, N को Q की बहन बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे कह रहा है कि M जो है P के पति का भाई है। अब यहाँ पर M P के पति का भाई है, तो हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर हम एक रिश्ता इस तरीके से जोड़ेंगे। M को P का पति, P के पति को हम क्या क्वेश्चन मार्क से दर्शा देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं P का पति कौन है। बस हम यहाँ दिखाएंगे P का पति ऐसे, P है इसका पति है। क्या कह रहा है, M जो है P के पति का भाई है। तो हम इस तरीके से दिखा देंगे, यानी ये जो बंदा होगा यहाँ पे वो क्या होगा, वो तो P का पति भी होगा, साथ साथ M का भाई भी होगा। इसके कहने का मतलब ये है, इस तरीके का कुछ रिलेशन बनेगा। यानी P क्या हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी। क्योंकि ये स्त्री क्यों होगी, क्योंकि ये इसका कोई पति है, तो ये किसी की पत्नी होगी। तो इसीलिए स्त्री पे हम क्या करेंगे, निगेटिव मार्क दे देंगे, यानी कि इसे पता चल जाएगा कि ये फीमेल है। फीमेल वाले पे हम नेगेटिव बनाएंगे और मेल वाले पे पॉजिटिव बनाएंगे, ताकि पुरुष स्त्री वाली कन्फ्यूज़न ना हो। अब कह रहा कि M का भाई है, तो M यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। अब ये जो बंदा यहाँ पर भी आएगा, ये चूंकि इसका पति होगा तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये भी पुरुष ही होगा जब पति है। तो चलिए इतनी चीज़ें कन्फ्यूजन। अब कह रहा है N Q की बहन है, तो N भी यहाँ पर निगेटिव होगी, ठीक है। अब Q क्या है, भाई है कि बहन है, ये कन्फर्म नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है O जो है L का पिता है। आगे कह रहा है कि O जो है L का क्या है, पिता है। चलिए ठीक है, और साथ साथ कह रहा है और Q का दादा है, Q का दादा है। तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, O जो है Q का क्या है, दादा है, और L का क्या है, पिता है, ठीक है। तो O क्या हो जाएगा, L का जब पिता है, Q का दादा है, तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। लेकिन L और Q क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये कंफर्म नहीं, क्योंकि O L का पिता है, O जो है L का पिता है और Q का दादा है। तो यहाँ पर O तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पुरुष होगा, तभी दादा पिता दोनों का काम कर रहा है। जब यहाँ पर देखिए O L का पिता है और Q का दादा है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म होती हुई दिख रही है कि L जो होगा इस Q का क्या हो जाएगा, पिता होगा कि नहीं होगा। जब पिता होगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब जो है O कह रहा है कि L का पिता है, Q का दादा है, तो इस कंडीशन, चूंकि एक ही घर के सदस्य की बात हो रही है, कहीं अलग तो बात हो नहीं रही है, तो L हर हाल में Q का पिता होगा कि नहीं होगा। देखिए जब ये पिता है, ये दादा है, तो पिता हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, कह रहे कि इस समूह में 2 पिता हैं। 2 पिता तो हो ही गए। 2 पिता कैसे हुए, एक तो ये O वाला, O जो पिता है L का, L पिता है Q का, तो यहाँ पे 2 पिता हो गए। आगे देखिए क्या कह रहा है,
एक माता है। अब माता कौन होगी? यही माता होगी, क्योंकि यही पत्नी के रूप में है। जब ये पत्नी है तो इसके कोई बच्चा होगा ज़रूर, तो वही माता का काम करेगी। तो एक ये माता का काम करेगी और दो पिता का काम, एल और ओ दो पिता का काम करेंगे। आगे कह रहा है 3 भाई हैं, 3 भाई भी हो जाएंगे। जब एन क्यू की बहन है तो क्यू भी भाई का काम करेगा, एम भी भाई का काम करेगा, क्योंकि एम जो है भाई है इसका, तो ये भी इसका भाई होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? भाई होंगे, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर रखा है कि ये पुरुष है। तो कह रहा है कि पी का पति कौन है। अब यहाँ पर देखिए पी का पति कैसे कंफर्म कर पाएंगे। यहाँ पर क्यू और एन दोनों बहन हो गए, ठीक है, क्यू और एन भाई बहन हो गए। और जो है ओ जो है क्या है, ये दादा का किरदार निभा रहा है, लेकिन पी जो है हर हाल में माता का किरदार निभाएगी। जब माता का किरदार निभाएगी तो जो यहाँ पे पिता का किरदार निभा रहा होगा बच्चों के, वही क्या होगा? इस पी का पति होगा। तो ओ दादा है, ये होगा नहीं, वो क्या है? दादा है। और एल क्या है? एल पिता है क्यू का। तो इस कंडीशन में क्यू का भी पिता होगा, एन का भी पिता होगा, क्योंकि दोनों भाई बहन है। तो एल ही यहाँ पे आएगा, एल ही क्या होगा? यहाँ पे आएगा, क्योंकि यही पिता है। जब ये पिता है और पी क्या है? माता है, एक ही माता भी कह रहा है। तो जब ये माता है तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, यानी एल क्या हो जाएगा? पी का पति। क्या हो जाएगा? पी का पति कौन होगा? एल होगा। तो वही पूछ रहा है पी का पति कौन होगा? एल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिसिंग संख्या और मिसिंग अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षरांकीय पद कौन सा होगा। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसमें जैसे जो अंक है ना, यहाँ पर जैसे 4, 7, 10, 13, इसको ढूंढ लेना है। तो इसके लिए एक अलग हम सीरीज बना लेंगे, जैसे 4, 7, 10, 13। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही पहला लेकर के चलते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, कहीं 4 के ग्रुप में दे देगा, कि कहीं 2, कहीं 3, जैसे यहाँ पे 2 के ग्रुप में दिया हुआ है। तो हर टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसी स्टेप में ही ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 से 7 हो रहा है, +3 हो रहा है। इसमें ज़्यादातर ही प्लस वाली ट्रिक काम करती है, बहुत कम गुणे और स्क्वायर क्यूब वाली ट्रिक काम करती है। ज़्यादातर प्लस है। सिंपल क्वेश्चन होता है ये, दिखने में तो टफ लगेगा, लेकिन सोल्व करेंगे तो आसान होगा। 7 से 10 +3, 10 से 13 +3, यानी नेक्स्ट भी क्या होगा? +3 होगा, यानी 13 3 क्या हो जाएगा? 16, यानी कि 16 आ चुका है, जो कि ए और बी दोनों में दिया हुआ। इसीलिए हमें नेक्स्ट स्टेप भी सोल्व करना ही पड़ेगा। जैसे आर है, पी है, एन है और एल है और मिसिंग संख्या, इनकी भी नंबरिंग कर दीजिए। आर 18 पे होता है, पी 16 पे होता है, एन 14 पे होता है, एल 12 पे। अगर यहाँ पर देखें तो 18 से 16 हो रहा है -2, 16 से 14 में -2, 14 से 12 में -2। नेक्स्ट स्टेप भी -2 ही वाला चलेगा, क्योंकि सब में -2 हो रहा है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 पे जे, यानी कि आपका आंसर आ चुका है 16 जे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पर कह रहा है कि अगला पैटर्न यानी जो मिसिंग संख्या वो क्या होगी। इसमें अगर आपको देखिए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब के बारे में याद है, या कह सकता हूँ कि 1 से 30 तक अगर या स्क्वायर 1 से 30 तक का अगर क्यूब याद है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते, आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, 5 से 10 सेकंड लगेगा। यहाँ पर अगर देखें 0 है, तो 0 को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, ये किसी का स्क्वायर करे क्यूब कोई मतलब नहीं। 1 का भी वही हाल होता है। लेकिन उसके बाद अगर आगे बढ़े, अगर 4 को देखें तो आप कहेंगे कि ये 2 का स्क्वायर है। लेकिन जब 27 पे जाते हैं तो आप ये 2 का स्क्वायर न, 3 का स्क्वायर भी नहीं है, 4 का स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वायर का फॉर्म है ही नहीं 27। तो फिर किसका फॉर्म है? आप कहेंगे कि ये तो 3 का क्यूब का फॉर्म है। फिर आगे अगर 16 को देखें तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि ये 4 का स्क्वायर है। फिर आगे 125 को अगर देखें तो ये 5 का क्यूब बनता है, ठीक है। तो यानी स्क्वायर क्यूब्स की सीरीज साथ साथ चल रही है। आगे देखें 36 तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ हिंट मिली? बिल्कुल मिली। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस तरीके से यानी कह सकते हैं। ऐसे सोचिए, जैसे सोचिए, तो अब अगर मैं 0 का स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत होगी? 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। और 1 का क्यूब कर दूं, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि आगे की सीरीज को मैंने देख करके ही ऐसा किया है। देखिए 0 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का, यानी एक सीरियल क्रम में ही सारा चल रहा है। 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक को स्क्वायर कर रहा है, एक क्यूब कर रहा है, एक स्क्वायर कर रहा है, एक क्यूब कर रहा है। यानी कि यहाँ से आगे तो 6 के बाद 7 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर 6 का स्क्वायर है, तो अगला क्या होगा? क्यूब होगा। यानी कि क्या हो जाएगा? 343। बहुत ही प्यारा सा, एकदम से यूनिक और शानदार क्वेश्चन था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है देखिए। तो पहले नीचे दी गई आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि इनमें से एक आकृति अन्य 3 की भांति समान नहीं है। उस आकृति का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, यानी असंगत पद का चयन करने के लिए कह रहा है। तो पहले में अगर देखें तो P है ऊपर, P नीचे है, ऊपर उसके 18 बना हुआ है। दूसरे में अगर देखें तो D नीचे है, ऊपर 4 बना हुआ है। तीसरे में देखें तो G नीचे है, ऊपर 7 बना हुआ है। और आखिरी में लास्ट में देखते हैं तो H नीचे है, ऊपर 8 बना हुआ है।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आपको A to Z अल्फ़ाबेट का क्रम याद है तो फिर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि H 8वें स्थान पर, G 7वें स्थान पर, D 4थे स्थान पर, P होता है 16वें स्थान पर, उसके ऊपर 18 दिया हुआ, तो यही असंगत हो गया। असंगत A है और ये B ऑप्शन में A दिया हुआ है। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है, जो कि हर वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। हमेशा जो है एग्ज़ाम में दिमाग को शांत रख करके ही काम कीजिएगा, क्योंकि आप हड़बड़ करेंगे और सोचेंगे कि ए आ गया है तो ए ऑप्शन पे टिक लगा देंगे और ए ऑप्शन में सी दिया हुआ है, तो नीचे भी देख लीजिएगा कि कहीं ऑप्शन के रूप में ऑप्शन तो नहीं है, तो यही गलती करेंगे आप। सब कुछ सही करके कि चलिए ए है, ए ही आपका गलत है, तो ए पे टिक दे, आंसर शीट में क्या करेंगे, उस पर गोला घेर देंगे। तो ऐसी गलती नहीं करना है, हमेशा नीचे भी नज़र होनी चाहिए कि देखिए ए अब किस ऑप्शन में दिया हुआ, बी में दिया हुआ, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉक को क्या D4 P6 D4 L2 लिखा जाता है तो हिंस को क्या लिखा जाएगा। यानी कि किसी कोड भाषा का यूज़ किया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कॉक को क्या लिख रहा है, D4 P6 D4 L2, ठीक है। तो कह रहा है कि इसी कोड भाषा में हिंस को क्या लिखा जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा नंबरिंग कर दें तो कुछ हो सकता है मैटर सॉल्व होता हुआ दिखे। जैसे सी तीसरे पे होता है, 15 पे होता है, सी तीसरे पे होता है, के किस पे होता है, 11वें पे। तो अगर इसमें मैं इसको घेर दूं, संख्या को, जो अंक है इसको घेर दूं, तो यहाँ पर आपका DPDL बन रहा है, DPDL बन रहा है। मैंने क्या किया, अंकों को निकाल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि कॉक जो है सिर्फ अक्षरों की सीरीज थी, तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, इसमें सिर्फ अक्षर को ही निकाला और अंकों को अलग कर दिया। अंकों को भी अभी सेट करेंगे, पहले इसमें लॉजिक ढूंढिए क्या दिया हुआ। अगर D को देखे चौथे पे, P को देखे 16 पे, D को देखे चौथे पे, L को देखे 12 पे। यहाँ पे अगर देखे C 3 था, D 4, यानी +1 होता हुआ दिख रहा है। O 15, उसके नीचे P 16 +1, ये भी दिख रहा है। अगर आगे देखें, यही C यहाँ पर दिया हुआ और यहाँ पे D दिया हुआ, C 3 और D 4, यहाँ पर भी +1, K 11 L 12, यहाँ पर भी +1। चलिए ये तो बात ठीक है कि +1 करके हमने लिख दिया। इसको भी हम +1 करके, जैसे H 8 होता है तो 9वें स्थान पे कौन होगा, 9वें स्थान पर कौन होगा, आप कहेंगे कि आई होता है। चलिए ठीक है, +1 करके हमने लिख दिया। ई आपका 5 होता है, 1 प्लस किया 6, छठे स्थान पर F होता है। थोड़ा गैप मैं दूंगा ताकि इसमें संख्याओं को लिखने में आसानी। F, फिर उसके बाद N 14, 1 जोड़ेंगे 15 पे O, C 3 और उसके बाद 1 जोड़ेंगे 4 D, E 5, उसके बाद F आ जाएगा। ये तो आ गया। चलिए, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ऑप्शन में IFO DF IFO DF कई में है, तो इससे हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा जब तक कि हम अंकों को नहीं निकालेंगे। अंकों का क्या मैटर है, चलिए देख लेते हैं। जैसे पहले में देखें 4 है, दूसरे में 6 है, D4 है, यहाँ पे L2 है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर इनका मतलब जो सिंपल तरीके से इनकी सीरियल क्रम में नंबरिंग होती है, जैसे D चौथे स्थान पर होता है तो ये तो 4 लिखा है, ठीक है। लेकिन P 16वें स्थान पर होता है, इसकी जगह पे 6 लिखा हुआ है, यही मुझको गड़बड़ी लग रही है। तो इसमें किया ये है कि जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक सिर्फ 6 लिख दिया, दहाई के अंक को काट दिया है। अब चूंकि D 4 है, सिर्फ इसमें इकाई का ही अंक होता है, तो इसने इकाई के अंकों को पूरा ले लिया। अब जैसे L 12 है, इसमें 2 अंक आ गया, तो इसने क्या किया, दहाई के अंक को 1 को काट दिया और सिर्फ इकाई के अंक वाले 2 को ले लिया। सेम काम यहाँ पर करना है। जैसे I 9 पे होता है, F 6 पे होता है, और 15 पे होता है, D 4 पे होता है, F 6 पे होता है, तो I 9 ले लेंगे क्योंकि एक ही अंक है, F 6 ले लेंगे, एक ही अंक है। O 15, तो इसमें हम दहाई के अंकों को काट करके सिर्फ इकाई का अंक 5 लेंगे। D 4 ले लेंगे, एक ही अंक है, F 6 ले लेंगे, एक ही अंक है। अब ये देखिए आपका आंसर हो चुका है I 9 F 6 O 5 D 4 F 6, ऑप्शन D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों थोड़े से पैटर्नों को बदल करके एक क्वेश्चन देता है एग्जाम में, खासकर रेलवे के एग्जाम में ज़्यादा ये क्वेश्चन मैंने देखा है। तो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दी गई समुच्चयों की संख्याओं के बीच में। यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ समुच्चय, इनमें जो आपस में रिलेशन है ना तीनों में, जैसे यहाँ पर पहले में दिया हुआ 2 42 4, ठीक, और दूसरे में दिया हुआ 7 57 5। तो कह रहे हैं इनमें जो रिलेशन है आपस में, इन समुच्चयों में, वही रिलेशन हमें चारों ऑप्शन में से देखना है कि किसमें है। तो उससे पहले कुछ नोट दिया हुआ, उसको पढ़ लेते हैं। नोट क्या कह रहा है, संक्रिया संख्याओं को उनके संगठक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण 13 पर की जाने वाली संक्रिया जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग इत्यादि 1 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 3 में विभक्त करने या फिर 1 3 पर घटती संख्या करने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब ये है, जैसे हमें 42 से अगर 6 लाना है तो हम 4 और 2 को जोड़ करके 6 नहीं लाएंगे, इसकी अनुमति नहीं कर रहा। मतलब संख्याओं को उसके अंकों में विभक्त करके कोई भी ट्रिक नहीं लगानी है, जो भी लगानी है। 42 है, अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे करके 6 ला सकते हैं, 4 + 2 करके 6 नहीं लाएंगे। तो कहीं कहीं ये 4 + 2 वाली भी ट्रिक काम करती है, लेकिन
लेकिन कब, जब नोट नहीं लिखा रहेगा तब। अगर नोट लिख दिया तो आपको ये ट्रिक अप्लाई नहीं करनी है, आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन में अगर कहीं दिख भी गया तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा, वो गलत ही होगा, ये मान के चलिएगा। तो इसीलिए एग्जामिनर आपकी टाइम बचाने के लिए ही आपको पहले सचेत कर दिया कि सावधान हो जाइए, ऐसी गलती मत कीजिएगा। ऑप्शन मिल भी जाएगा तो गलत हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर अगर देखें तो बीच में 42 है और इधर 2 है, ये 4 है। अगर दोनों को आपस में गुणा करें तो बात नहीं बन रही है, तो फिर क्या करें। मुझको दिख रहा है कि 4 को इधर लिख दिया, 2 को इधर लिख दिया, यानी 4 को इधर और 42 ऐसे बना दिया। ऐसे करके अगर देखें तो 57 बीच में दिया, वो 5 इधर 7 इधर, 5 को इधर लिख दिया, 7 को इधर, 57 बन जाएगा। यानी सिंपल सी ट्रिक है जी, कोई कुछ है ही नहीं। तो इस क्रम में अगर इसको हम देखें तो 9 को इधर ले जाएंगे और 1 को इधर, तो 91 आएगा, दिया हुआ 19, ये नहीं होगा। अगर इसको इधर लेके आए, इसको इधर ले आए तो बनेगा 83, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए तो इधर ले आए तो ये 48 बनेगा और ये आपका 75 बनेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करें, युग्म चिन्ह जिनकी संख्या दी गई युग्म की भांति आपस में संबंधित है। जैसे कह रहे हैं 9 का संबंध 27 से, सेम वैसा ही जोड़ा में ढूंढना है जैसा रिलेशन 9 और 7 27 का। तो आप कहेंगे कि 9 का गुणे 3 27, यानी कि पहले में क्या करेंगे, 3 का गुणा करने पर दूसरा मिल जाना चाहिए। 5 3 15 नहीं, 8 3 24 नहीं, 15 3 45 नहीं, 81 3 कितना होगा, 3 3 करने 3, 8 3 24, 243 नहीं। कहीं बात तो नहीं बन रही है मुझको। अब थोड़ा सा अलग सोचते हैं। अलग सोचने का मतलब कुछ क्वेश्चन इस टाइप से हमने किया है, स्क्वायर क्यूब वाला, उस तरीके से सोचिए। जैसे मैं 9 को देखूँ तो ये 3 का स्क्वायर और 27 3 का क्यूब, यानी 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। ऐसे सोच करके देखिए, पहला एक स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा क्यूब होना चाहिए। 5 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, 8 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, 15 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, 81 है 9 का स्क्वायर, और 9 का क्यूब भी 729 होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसकी 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे। सेम वही चीज़ है। सर्च का कह रहा है इस राज से जैसे संबंध है, और उसके बाद इन दोनों का आपस में, तो इसका संबंध पूछ रहा है, लेआउट का संबंध किससे होगा। चलिए देख लेते हैं। डिज़ाइन और सर्च का तो दिया हुआ है, तो इसमें अगर देखें तो एक तो तरीका ये होता है कि नंबरिंग हम कर दें, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपके दिमाग में बैठा करके चलना है। देखिए जब भी आपको देखिए सर्च के बदले जो दिया या कुछ भी यहाँ पर दे करके उसके बदले जो दिया रहे, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेट इसमें यूज़ है, कहीं वही अल्फ़ाबेट तो आपके क्वेश्चन वाले में नहीं है। ये चीज़ है। जैसे डिज़ाइन है, डिज़ाइन में के बदले जो भी है प्रोनाउंसिएशन इनका सही ढंग से नहीं बन पाएगा क्योंकि ये कोड लिखा हुआ है। तो जो डिज़ाइन के बदले ये लिखा है, तो इसमें अल्फ़ाबेट का यूज़ कहीं डिज़ाइन वाले ही अल्फ़ाबेट को तो नहीं किया है। ये आपके दिमाग में पहले चलना चाहिए। उसके बाद फिर नंबरिंग वाला, सीधे क्रम उल्टे क्रम वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि बिल्कुल है। सर्च में जो है, सर्च में देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए, सर्च में जो अल्फ़ाबेट है, सेम अल्फ़ाबेट इसमें वही है, कहीं दूसरा नहीं है, कहीं दूसरा नहीं। लेकिन इनका क्रम क्या है वो चेक कर लेते हैं। इनका क्रम देखें, ई को ऐसे, एस को ऐसे, आर को ऐसे, ए को, यानी कि 2 जोड़ा बना करके परस्पर आपस में चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पर देखिए ये चेंज कर दिया, ईडी बना दिया है, ठीक है, इसको चेंज करके आईएस बना दिया है और इसको चेंज करके एनजी बना दिया, वो देखिए वही है। तो अब हम यहाँ पर लेआउट का कर लेते हैं, लेआउट। यहाँ पर देखिए इसका जो है दोस्तों आपको खुद कमेंट करना है, बहुत आसान मैंने तरीका बता दिया, कुछ है नहीं इसमें, आप तो कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है जो कार का है, यानी घोड़ा का काम क्या है, गाड़ी को खींचना। तो कार को खींचने का काम कौन करता है, बस यही आपको बता देना है। घोड़ा का कह रहा है गाड़ी से वही संबंध है जो इसका प्रश्नवाचक का संबंध कार से है। तो घोड़े का काम क्या है, गाड़ी को खींचने का। घोड़ा क्या करता है, गाड़ी को खींचता है। तो जो कार चलती है उसको खींचने का काम क्या करता है, ब्रेक तो रोकने का काम करती है, पहिया खींचने का काम नहीं करता, बस वो चलाने का काम करता है। जैसे घोड़े का पैर होता है वैसे ही कार की पहिया होती है। तो घोड़े के पैर की बात करता है तब कार की पहिया सही होती है, तो ये गलत होगा। स्टीयरिंग तो घुमाने का काम, ये कोई मतलब ही नहीं है, यानी इंजन बिल्कुल सही है। इंजन ही क्या करती है, कार को खींचने का काम करती है। जो भी ऑटोमोबाइल होते हैं वो सभी के सभी को आप जानते हैं कि कौन खींचता है, इंजन ही खींचता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई। मिलेंगे शानदार धमाकेदार, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।